राजा सुहेल सिंह के 3 बेटे थे। तीनों राजकुमार दिखने में जितने ही रूपवान थे उतने ही बहादुर भी थे। छोटा राजकुमार अनूप सबका दुलारा होने की वजह से कुछ भी काम नहीं करता था। अनूप, तुम भी कुछ जिम्मेदारियां संभाल लो अब। मैं तो कुछ ऐसा करूंगा जो किसी ने ना किया हो। राजा बहुत परेशान हो गए। एक दिन राजा ने तीनों बेटों को बुलवाया। अब तुम सब बड़े हो गए हो, दूसरे देशों में जाओ, घूमो और जाकर उनके बारे में जानकारी लेकर आओ। इससे तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा और मेरे ना रहने के बाद तुम अपने राज्य की देखभाल भी अच्छे से कर पाओगे। दोनों बड़े राजकुमार तो तैयार हो गए। उन्होंने बड़ी खुशी खुशी अपने अपने घोड़े कसे और देशाटन के लिए निकल गए। अनूप आनाकानी करने लगा। बेटा, तुम भी जाओ और देखो दूसरे राज्यों में कैसी व्यवस्था है। बहुत समझाने पर वह जाने को तैयार हुआ। मैं एक ही शर्त पर जाऊंगा कि मैं शाही बेस में नहीं जाना चाहता हूँ। राजा ने उसे एक साधारण आदमी की पोशाक बनवा कर दी और एक सफेद घोड़ा दिया। अनूप भी चला गया। वो 2 दिन तक चलता रहा। बहुत दूर जाने पर उसे किसी राज्य की सीमा दिखाई पड़ी। इस राज्य के राजा कैसे हैं? मैं एक राहगीर हूँ और इस राज्य के राजा से मिलना चाहता हूँ। राजा तो बहुत अच्छे हैं, पर उनकी एक परेशानी है। वो क्या है? राजा का एक बहुत बड़ा और अद्भुत बाग है जो बहुत वर्षों से वीरान पड़ा हुआ है। उसमें कोई जा नहीं सकता क्योंकि लोगों का मानना है कि उसमें भूतों का डेरा है। जो कोई भी रखवाली करने के लिए जाता है वो वहां से बच के नहीं आता। अनूप को एक उपाय सूझा। उसने राजा के महल में खबर भिजवाई कि वो उसके बाग की देखभाल करना चाहता है। राजा ने उसको बुलवाया। आज तक जो भी उस बगीचे में गया है वो वहां से जिंदा वापस नहीं आया। तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो, एक बार सोच लो। ये सब आप मुझ पर छोड़ दें। बस मुझे एक पत्तों की रंग की पोशाक मंगवा दे। मैं उस बाग में जाकर उसकी देखभाल करना चाहता हूँ। कुछ ही समय में पोशाक आ गई। थोड़ा बहुत सामान लेकर अनूप बाग में चला गया। उसने देखा कि बाग तो वाकई बहुत सुंदर था। उसमें चारों तरफ तरह तरह के फल फूल लगे थे। एक खूबसूरत सी झील थी। उसने वहां जाकर झील के किनारे अपना आसन जमा लिया और सारे दिन वहीं बैठा रहा। जब रात हुई, वहीं एक पेड़ पर चढ़कर उसकी डालियों में जाकर छुपकर बैठ गया। थोड़ी रात गई तब उसने देखा अचानक रात के सन्नाटे में झील में कुछ हलचल हुई और एक जलपरी बाहर निकल कर आई। वह जैसे ही बाहर आई, झील चारों तरफ से जगमगा उठी। उस रोशनी में वह जलपरी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जलपरी आई, उसके पीछे बहुत सारे जलपरियों का झुंड झील से बाहर निकला और सबने पूरे बगीचे में दौड़ना कूदना और तरह तरह की खेल खेलना शुरू कर दिया। कुछ नन्ही जलपरियां तो पेड़ों के पत्तों को नोच रही थीं। कोई जाकर फल तोड़ता था, कोई फूल चुनने लगा तो कोई बैठकर माला बनाने लगी। थोड़ी देर बाद सभी जलपरियां नाच गाना करने लगी। अरे, ये तो स्वर्ग से भी सुंदर जगह है। वह रात भर यह सब कुछ देखता रहा। जैसे ही सुबह होने को आई, उसने देखा जलपरी ने 3 बार ताली बजाई और सारी की सारी जलपरियां एक साथ झील के अंदर कूद गईं। सबसे आखिर में वह जलपरी गई जो सबसे पहले झील में से बाहर आई थी। ऐसा लगता था कि वह सबकी रानी थी। अनूप ने अपनी पलकें झपकाई और पेड़ के नीचे आ गया। इसके बाद उसने पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछाई और सो गया। सुबह जब राजा के करिंदे आए तो अरे, ये तो गहरी नींद में सो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जिंदा है। काफी दिन बीत गए। वह रोज शाम होते ही बाग में चला जाता था और सब कुछ देखता था। एक दिन, तुमने वहाँ किसी को आते जाते देखा क्या? अनूप अभी कुछ भी बताना नहीं चाहता था। अभी तक तो कुछ नहीं देखा, लेकिन जल्दी ही पता लगा लूंगा। एक दिन जलपरियों के जाने के बाद जब वह पेड़ से नीचे आया तो उसने देखा एक अंगूठी गिरी हुई है। उसने उस अंगूठी को उठाकर अपने जेब में रख लिया। थोड़ी देर के बाद एक जलपरी भागी हुई झील से बाहर आई। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी अंगूठी यहाँ कहीं गिर गई है और बिना अंगूठी के मैं जलपरी लोक में नहीं जा सकती, इसीलिए मुझे अंगूठी चाहिए ही चाहिए। मैं तुम्हारी अंगूठी ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है।
हाँ बोलो। आज के बाद इस सुंदर बगीचे में तुम में से कोई भी कदम ना रखे और इस झील को छोड़कर तुम लोग कहीं और चले जाओगे। जलपरी सुनकर सकते में आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो यहाँ बहुत दिनों से आते हैं। ये तो हमारी रानी जलपरी ही फैसला कर सकती है। तुम मेरे साथ मेरे महल में चलोगी? मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझे छूना भी मत। अगर तुमने मुझे छू लिया तो मैं वापस अपने जलपरी लोक में कभी नहीं जा पाऊंगी। इसीलिए तुम मुझसे दूर रहकर ही बात करो। वैसे तो मुझे भी तुम्हारे साथ जाना अच्छा लगेगा। इस जल जीवन से निकलकर देखना चाहती हूँ कि दुनिया कैसी है। ठीक है, ये लो अपनी अंगूठी। अनूप ने उसको अंगूठी वापस कर दी। अगर तुम मुझे पाना चाहते हो तो तुम्हें कल रात तक मेरा यहाँ इंतजार करना पड़ेगा। अनूप सुनकर बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन वह फिर से जाकर पेड़ पर बैठ गया। वो सारी रात बैठा रहा। उस रात कोई नहीं आया। सुबह होते ही पूरा बाग ढेर सारे सुर्ख लाल फूलों से लद गया। सारे फूलों का रंग लाल था। यह देखकर अनूप बहुत खुश हुआ। सुबह हुई तो बाग का लाल रंग देखकर पूरे राज्य में शोर मच गया कि बाग में आग लग गई है और अनूप उसमें जल गया है। अचानक अनूप राजा के पास पहुंचा। राजा उसको देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजा को आश्वासन दिया, अब आपके बाग में कोई नहीं आएगा और आपका बाग हमेशा आज की तरह फल और फूलों से लदा रहेगा। बहादुर युवक, तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आज रात की मोहलत चाहिए और मैं आज रात को भी बाग में ही रहना चाहता हूँ। ठीक है। अनूप बाग में गया और जलपरी का इंतजार करने लगा। बहुत रात बीतने के बाद उसने देखा जलपरी लाल रंग के वस्त्र में सजी हुई उसके सामने खड़ी थी और पीछे बहुत सारी जलपरियां और रानी जलपरी भी थी। मैंने आज तक इतना बुद्धिमान और हिम्मत वाला राजकुमार नहीं देखा, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम हमारी इस जलपरी से विवाह कर लो। अनूप तो यही चाहता था। वह बहुत खुश हुआ। उसने जलपरी का हाथ पकड़ा और खुशी खुशी राजा के पास गया। तब उसने राजा को अपने बारे में सब कुछ बताया। राजा ने उसको बहुत सारा उपहार देकर विदा किया। अनूप जलपरी को लेकर अपने राज्य में वापस आ गया। पिताजी, मैंने कहा था ना, मैं कुछ ऐसा करूंगा जो किसी ने ना किया हो। हाँ राजकुमार, तुमने जो कहा था वो कर दिया है। जलपरियों ने राजा के बगीचे को छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर बस गईं। राजा का बगीचा हमेशा के लिए सुर्ख लाल फूलों से महकता रहा। जब तक लोग जिंदा रहे, सबने अनूप की कहानी हमेशा याद रखी और उस बाग का नाम ही लाल बाग पड़ गया। सुनहरे पंखों वाली सोनपरी। राजा विक्रम सिंह का इकलौता बेटा प्रशांत बहुत ही बहादुर, साहसी और पराक्रमी था। एक बार राजा विक्रम सिंह ने राजकुमार को बुलाया। अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिम्मेदारी संभाल लो। हम चाहते हैं कि तुम पहले एक बार बाहर की दुनिया घूम कर आओ और नए अनुभव हासिल करो। जाओ, अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लो। इसके बाद तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हें एक राज्य का राजा बना दिया जाएगा। तुमको 1 वर्ष का समय दिया जाता है। इसके पहले तो कभी अपने राज्य की सीमा से बाहर नहीं गया। मैंने तो बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। अपने माता पिता के आदेश अनुसार अपने घोड़े पर सवार होकर राजकुमार प्रशांत उत्तर दिशा की तरफ निकल पड़ा। राजकुमार प्रशांत अपने राज्य की सीमा से निकलकर बहुत दिनों तक चलते चलते पहाड़, नदियां पार करते हुए जंगल की तरफ चला गया। जंगल बहुत घना था। वह जाते जाते जंगलों में भटक गया। अरे, बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तभी लगा कि बादल घिर गए हैं और बिजली चमकने लगी है। थोड़ी देर में ही बारिश भी होने लगी। अंधेरे को चीरते हुए राजकुमार की नजर अचानक ही एक पुरानी हवेली पर पड़ी। चलो, सिर छुपाने के लिए जगह तो मिली। वह हवेली के सामने पहुंच गए। हवेली के फाटक पर पहुंचते ही फाटक खुल गया। वह अंदर चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि पूरी हवेली बहुत ही सलीके से सजी हुई है। देखकर लग रहा था कि यहाँ कोई रहता है। वह थका हुआ तो था ही। वहाँ के आरामदेह सोफे पर बैठते ही उसे नींद आ गई। अचानक बाहर से आते शोर से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि एक राक्षस किसी लड़की की बाहें पकड़कर घसीटते हुए उसे भीतर ला रहा है। वह लड़की जोर जोर से चीख रही थी। उसके पीछे पीछे 2-3 बौने भी थे। राजकुमार एकदम से उठकर खड़ा हो गया।
राजकुमार का हाथ तुरंत अपनी तलवार पर पहुंच गया। लड़की को छोड़ दो, वरना तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। उसकी ललकार सुनकर राक्षस जैसे ही पीछे मुड़ा, प्रशांत ने उसके सर पर वार किया। राक्षस थोड़ा लड़खड़ा गया और उस लड़की का हाथ छूट गया। लड़की तुरंत बाहर की तरफ भाग गई और बौने भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। राक्षस राजकुमार की तरफ झपटा, लेकिन राजकुमार पहले से ही सतर्क था। उसने तलवार का दूसरा वार भी किया, जिससे उसकी बाहें लहूलुहान हो गई। वह क्रोध से कांप रहा था कि तभी वह लड़की, जो कि असल में सुनहरे परों वाली सोन परी थी, और बौने वापस आ गए। वह परी के हाथ में एक रस्सी थी। उसने रस्सी राक्षस के ऊपर फेंक दी और देखते ही देखते रस्सी से उसे जकड़ लिया। तुम लोग मुझे बांध नहीं सकते। लेकिन सोनपरी ने उसे क्रोधित होकर देखा। तुम्हें अपने किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए। राजकुमार प्रशांत विस्मित होकर सब कुछ देख रहा था। तभी वह उसके पास आई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो यह राक्षस हम सबको कैद कर लेता और इसकी कैद में आते ही हमारी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती। आप लोग इसकी पकड़ में कैसे आ गईं? मैं परी लोग से बहुत सी खोई हुई परियों की खोज में आई थी। इन बौनों ने मेरी बहुत सहायता की। मैं एक हफ्ते से इनके पास ही रह रही थी। एक दिन ये सभी कहीं चले गए और मैं बाहर आकर बगीचे में घूम रही थी कि इस राक्षस की नजर मेरे उड़न खटोले पर पड़ गई। वह मुझे ढूंढता हुआ बगीचे में आ गया। यह मुझे यहाँ पकड़ लाया। तब तक ये बौने भी वापस आ गए। ये दुष्ट राक्षस परी लोग से आने वाली सभी परियों को पकड़कर अपनी कैद में रखता है। धीरे धीरे उनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती है, तब यह उन पर अत्याचार करता है। चलिए, अभी यहाँ इसकी कैद में बहुत सी परियां हैं। सब उसके पीछे पीछे चलने लगे। हवेली बहुत बड़ी थी। थोड़ी देर के बाद ही वे नीचे तहखाने में पहुँच गए। उन्होंने देखा करीब 100 से भी अधिक परियां थीं। सबके हाथों में हथकड़ियां थीं। आप मेरे पंख का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी तलवार से काट दीजिए। राजकुमार कुछ कहता, तभी वह बोल पड़ी। सोचने का समय नहीं है, जल्दी कीजिए, वरना वह राक्षस वापस आ जाएगा, क्योंकि रस्सी अधिक समय तक उसे रोक नहीं पाएगी। राजकुमार प्रशांत ने उसके प्यारे सुनहरे पंख से एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उसे दे दिया। सोनपरी करहा उठी। राजकुमार से उसकी तकलीफ देखी नहीं गई। परी ने उस टुकड़े को उन सभी परियों के ऊपर फूंक मारा और उड़ा दिया, और देखते ही देखते सभी परियां आजाद हो गईं। तब तक राजकुमार राक्षस की तरफ भागा। उसने राक्षस की गर्दन तलवार से अलग कर दी। उस समय वह रस्सी में जकड़ा हुआ छटपटा रहा था। जब सोनपरी ने राक्षस की चिंगार सुनी तो राजकुमार को ढूंढते हुए वहां आ गई। ये देखकर वो खुश हो गई कि राजकुमार ने राक्षस का काम तमाम कर दिया। पूरी हवेली में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब मैं अपने राज्य वापस जाना चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? मैं आपसे शादी करके अपना पूरा जीवन आपके साथ बिताना चाहता हूँ। नहीं राजकुमार, मैं परी लोग नहीं छोड़ सकती। उसके लिए मुझे अपने माता पिता की आज्ञा लेनी होगी। आप जाइए। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो मैं शरद पूर्णिमा की रात को आपके पास आ जाऊंगी। अभी तो शरद पूर्णिमा आने में 15 दिन बाकी है। हाँ, ये भी हो सकता है कि मैं आ ही ना पाऊँ। ये कहकर सोनपरी बौनों से विदा लेकर अपने उड़न खटोले पर बैठ गई। उसने जोर से 3 बार ताली बजाई। बाकी परियों के लिए भी उड़न खटोले आ गए और सभी आसमान में उड़ गईं। राजकुमार को लगा कि वह कोई स्वप्न देख रहा है। वो उदास हो गया। वो भी अपने घोड़े पर बैठा और अपने महल वापस आ गया। जब राजा ने राजकुमार को देखा तो, अरे, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने तो तुम्हें 1 साल का समय दिया था। राजकुमार प्रशांत ने अपने माता पिता को जंगल की हवेली में घटी पूरी घटना विस्तार से बताई। राजा उसकी बात सुनकर बहुत खुश हुए। ठीक है, हम शरद पूर्णिमा तक प्रतीक्षा करते हैं। उसके माता पिता जरूर उसको आने की इजाजत देंगे, क्योंकि उसने इतना नेक काम किया है, इतनी परियों को आजाद कराया है। तुमने इस काम में उसकी मदद की है। राजकुमार अपने महल में वापस तो आ गया, लेकिन उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। वह दिन रात सिर्फ परी की याद में खोया रहता था। न उसको खाना अच्छा लगता, न ही पीना। धीरे धीरे 10 दिन बीत चुके थे। उसके इंतजार की घड़ियां खत्म होने लगी। जब शरद पूर्णिमा आई तो वह शाम से ही महल की छत पर जाकर बैठ गया। जब रात के 2 बजे तो उसने देखा अचानक आसमान में उजाला हो गया है और एक उड़न खटोला
उसके महल की छत पर आकर उतर गया है। उसमें से परी लाल रंग के वस्त्र और बहुत बहुमूल्य आभूषण पहने हुए उसके सामने आकर खड़ी थी। राजकुमार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उठकर परी का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम्हारे माता पिता ने मेरे साथ शादी करने के लिए इजाजत दे दी है? हाँ, तभी तो मैं आई हूँ। राजकुमार सोनपरी को लेकर महल आ गया। उसने तुरंत अपने माता पिता को जगाया, उनको उसके आने की सूचना दी। राजा और रानी बहुत खुश हुए। दूसरे दिन पूरे नगर वासियों को निमंत्रण भेजा गया। राजकुमार ने उन बौनों को लाने के लिए 3 घुड़सवार भेजे। सभी निमंत्रित अतिथियों के आने से पूरे महल में रौनक आ गई और राजकुमार का परी के साथ धूमधाम से विवाह हो गया।